पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर में चुनावों की आहट से जुड़ी है, क्योंकि चुनाव से पहले परिसीमन का काम पूरा हो गया है। परिसीमन आयोग ने आज एक बैठक की और फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर दिया। ये रिपोर्ट 2 बार कार्यकाल विस्तार की अवधि समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले आई है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अमल में आने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बाकी सीटें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में रहेंगी, उनके लिए रिजर्व। नवगठित सीटों में रियासी जिले की माता वैष्णो देवी कटरा विधानसभा क्षेत्र भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नई विधानसभा में जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं लोकसभा की 5 सीटों में 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी। बची हुई 1 सीट दोनों के साझा इलाके में होगी, यानी आधा इलाका जम्मू संभाग का और बाकी आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा इस लोकसभा में। परिसीमन आयोग में 5 एसोसिएट सदस्यों के रूप में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद शामिल थे। उन्हें फरवरी में ही रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 2 हफ्ते में उन्होंने अपनी सलाह, सुझाव और आपत्तियां बताई। अब जनता ने अपनी राय दी है। इन सभी के आधार पर आयोग ने अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन कर दिया था। आयोग को राज्य के नए स्वरूप के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र पुनर्गठित करने, युक्त संगत बनाने, अनुसूचित जनजातियों व जातियों के लिए आरक्षित सीटें तय करने का जिम्मा दिया गया था। यह मैंडेट था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पूर्व एकीकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थीं। इनमें से 24 पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित थीं, जिन पर चुनाव नहीं हो पाता था। शेष 87 सीटों में से 4 लद्दाख, 37 जम्मू और 46 सीटें कश्मीर संभाग में थीं। मतलब कि कश्मीर संभाग में 1 सीट और 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ाने की सिफारिश हुई है। अभी कश्मीर संभाग में बढ़ाई जाने वाली सीट उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बताई जा रही है, जबकि जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जिलों में 1-1 विधानसभा सीट बढ़ाई जाएगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों और गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों के लिए कोई सीट अब तक चिन्हित नहीं की गई, उसकी जानकारी बाहर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू संभाग के जिले सामा में बड़ी ब्राह्मणा व रामगढ़ के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया विधानसभा क्षेत्र तैयार किए जाने की योजना है। साथ ही इस अंतरिम रिपोर्ट में जम्मू संभाग के 2 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों यानी कि पुंछ में 3 और राजौरी में 2-2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने की सिफारिश भी शामिल की गई है। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार 1994-95 में परिसीमन हुआ था। तब प्रदेश की विधानसभा में 11 सीटों का इजाफा कर 76 से 87 किया गया था। जम्मू में सीटों की संख्या 32 से 37 की गई थी। कश्मीर में 42 से 46, एक जगह 5 बढ़ा, एक जगह 4, जबकि लद्दाख में सीटें दोगुनी कर दी गई थी, 2 से 4 हुई थी। परिसीमन आयोग ने अपने सहयोगी सदस्यों जम्मू कश्मीर के 5 सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और भाजपा के जुगल किशोर शर्मा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के शर्मा और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हैं। सुनिए इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या रहीं। देखो, किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया, उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। देखिए, फाइनल रिकमेंडेशंस जो डिलिमिटेशन कमीशन ने आज सबमिट की है और हम उन रिकमेंडेशंस को अभी पढ़ रहे हैं कि उनकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी इंडिविजुअल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। और दूसरी ये बात कि ये क्लियरली जो हमारी डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमारा बेसिक प्रमाइस ये था कि जो
अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दे हैव स्टक टू दैट अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ये बात कि जिस तरीके से जो हमने कंसर्न्स रेज़ किए थे उन पे भी जो है कोई गौर नहीं किया गया है। बस ये बात मैं बताता चलूँ यहाँ पे आपको कि बीजेपी और उनकी प्रॉक्सीज़ उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। देखिए, काफ़ी लगभग 2.5 वर्षों से ये प्रोसेस चल रहा था। जम्मू कश्मीर में 1996 में जब डिलिमिटेशन हुई थी तो ये माना जाता है कि बहुत सी इरेगुलरिटीज़ हुई थी जिसके कारण से किसी विशेष खित्ते को महत्व दिया गया था, और ये उसके साथ 2026 तक द्वारा डिलिमिटेशन नहीं होगी, इस प्रकार के रूल बनाए गए थे सत्ता का गलत फ़ायदा उठा करके। आज हमें उम्मीद है इसमें सभी खित्तों को ध्यान रखा जाएगा, और ख़ास करके जो पिछले दिनों पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आई थी और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने भी डीडीसी, बीडीसी इस प्रकार के सभी मेंबर्स को, पंचायतों के लोगों को और डीसी के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरी रिपोर्ट लेकर के, हालांकि कोरोना महामारी के दौरान इसको एक्सटेंशन भी देनी पड़ी, लेकिन उम्मीद है कि ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी इलाकों का ध्यान रखते हुए एक अच्छी रिपोर्ट, जिसके कारण से कि इलेक्शन भी हो सकेंगे और ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होंगी। दूसरी सुर्खी राजद्रोह की धारा से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर जिरह चल रही है कि अंग्रेजों के बनाए कानून के तहत आने वाली धारा 124A का क्या अब भी रखना जरूरी है, क्या वो प्रासंगिक है। ये धारा राजद्रोह के मामलों में लगाई जाती है, मगर इसका दुरुपयोग भी किसी से छिपा नहीं है। हम लगातार बताते रहते हैं आपको। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मुद्दे पर विचार करने का फैसला लिया। सबसे पहले इस सवाल पर चर्चा हुई कि क्या 1962 के केदारनाथ फैसले को एक बड़ी बेंच के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की बेंच ने खंड को बरकरार रखा था, 124A को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले को अब और स्थगित नहीं किया जाने वाला है। राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून संबंधी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। 5 दिन केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ और समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जवाब दाखिल करने के लिए वकीलों द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं और उन पर जवाब देना भी आवश्यक होगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को मंगलवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सूचीबद्ध कर दिए रहे हैं हम। सॉलिसिटर जनरल सोमवार तक हलफनामा दाखिल करें। इस मामले को अब और स्थगित नहीं किया जाएगा। राजद्रोह से संबंधित दंडात्मक कानून के दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछ लिया था कि क्या उस प्रावधान को निरस्त करना ठीक होगा जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी कि राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और पूर्व मेजर जनरल SC वोम्बटकेरे की याचिकाओं की सुनवाई पर सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है। तीसरी सुर्खी ये राजधानी दिल्ली से है। फ्री बिजली जो चुनाव में बड़ा मुद्दा रही, उसको लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। बिजली सब्सिडी को लेकर कहा है कि दिल्ली में फ्री बिजली अब वैकल्पिक होगी। 1 अक्टूबर से व्यवस्था लागू की जाएगी। जो बिजली की सब्सिडी मांगेंगे उन्हें बिजली की सब्सिडी मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि सीएम केजरीवाल से कई लोगों ने यह कहा कि हम लोग सक्षम हैं, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें। अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि चाहिए तो हम देंगे, और अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे। 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। कहा था कि जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ने पर विचार करें। ठीक वैसे ही दिल्ली में भी होने जा रहा है। अभी 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर दिल्ली में लोगों का बिल 0 आता है, 1 भी पैसा नहीं देना पड़ता। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा बडनेरा से विधायक हैं। इनको आज जेल से रिहा कर दिया गया। कल ही विशेष अदालत से सशर्त जमानत मिली थी।
सीएम उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ की जिद के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। राजद्रोह का केस भी लगाया गया था। पिछली सुर्खी में ही हम राजद्रोह के केस के दुरुपयोग की बात कर रहे थे, ऐसा ही एक उदाहरण ये भी है। खैर, दोनों को 2 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ा। भायगला जेल से रिहाई के बाद सांसद नवनीत राणा मुंबई की लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। राणा दंपति को कोर्ट से साफ निर्देश है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई वैसा काम दोबारा नहीं कर पाएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे। आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। ये वो शर्तें हैं जिन पर जमानत मिली है। अगर इनका पालन नहीं होता है तो वापस जेल जा सकते हैं, बेल कैंसिल हो सकती है।